आज की क्लास में हम भूकंप चैप्टर जो है अर्थक्वेक उसको डिस्कस करेंगे। ये अर्थक्वेक चैप्टर भी आपके मेंस के सिलेबस में है, तो इसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। हर एक जो छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं उनके 2 नंबर के, 5 नंबर के और इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस लिख कर देखने हैं आपको। अब भूकंप से आप क्या समझते हैं, क्या होता है भूकंप? भूकंप जो शब्द बना है वो शब्द ही बना है भूमि में कंपन से। भूमि में कंपन मतलब भूकंप का अर्थ होता है वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ अर्थ। पृथ्वी जो है उसमें जब हिलती है पृथ्वी या कंपन होता है उसी को भूकंप कहा जाता है। ऐसे पृथ्वी में कंपन होता किस कारण से है? तो एक बेसिक रीजन हम समझते हैं। जैसे आपको पता है कि प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, प्लेटों का अभिसरण होता है। तो जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, या फिर दो प्लेटें एक दूसरे से इवन दूर भी जाती हैं अगर, तो मान लीजिए दो प्लेटें जो है इनका अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो जब प्लेटें कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो एकदम से कोई प्लेट नीचे नहीं धंस जाती है और कुछ समय तक प्लेटें जो है वो लॉक्ड कंडीशन में रहती हैं। दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही होती हैं, पर उनमें मूवमेंट कोई भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि दोनों प्लेटें जो हैं वो रेजिस्ट कर रही होती हैं, मूवमेंट को रोक रही होती हैं। तो जब ये दो प्लेटें टकराएंगी, मान लीजिए ये तो पहले से धंस गई थी, अब ये जब दोनों प्लेटें टकराएंगी तब ये दोनों फोर्स लगाकर यहाँ पर लॉक हो जाएगा इनका फोर्स। कुछ समय तक ये रेजिस्ट करेंगी, दोनों पावर सेम लगाएंगी या फोर्स सेम लगाएंगी। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर फिर ये एकदम से प्लेट जो है नीचे की तरफ धंसेगी। अब जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा वो देखिए, ये प्लेट्स कन्वर्ज कर रही है, अभिसरण कर रही है। अभिसरण करने पर कुछ समय के लिए ये लॉक हो जाएंगी, और जब ये लॉक हो रही हैं तब इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, गति नहीं हो रही। मूवमेंट नहीं, गति तो नहीं हो रही, पर निरंतर ये प्लेटें जो है फोर्स जरूर लगा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बल जरूर लगा रही हैं। अब ये बल अगर गति नहीं करवा रहा है तो ये बल जा कहाँ रहा है? तो ये बल जो है दोनों प्लेटों के किनारे पर यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता रहता है। ये जो बल की वजह से जो एनर्जी मिल रही है ये यहाँ इकट्ठी होती रहती है, और ये एनर्जी जो है क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर रही है तो ये क्षितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। कुछ समय बाद ये क्षितिज ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में जब यहाँ इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद दोनों प्लेटें जो हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बहुत ज्यादा इकट्ठा होने से पोटेंशियल एनर्जी के, एकदम से सडनली इनमें मूवमेंट होगा। झटके के साथ एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे जब वो जाएगी तब ये एनर्जी जो दोनों के बीच में है, जैसे ही मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा हो गई, अब झटके के साथ जो है दोनों में से एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, ये नीचे धंस गई मान लीजिए, और जब ये नीचे धंसी तब अचानक से यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी, क्षितिज ऊर्जा थी, वो क्षितिज ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। और वो चारों दिशाओं में जब फैली तो ये तरंगों के रूप में फैली है, वेव्स के रूप में फैली है, और ये वेव्स जो हैं तरंगे, ये आसपास के क्षेत्र में भूकंप लेकर आती हैं। तो देखिए भूकंप की परिघटना जब घटती है तो उसमें ये प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले कोई भी चीज जो एक दूसरे पर, कोई भी प्लेटें हो, चाहे कोई भी स्थल भाग हो, भूभाग हो, लैंड मासेस हो, जब वो फोर्स लगाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाते समय दोनों तरफ से रेजिस्टेंस आता है, वो मूवमेंट को रोकती हैं। और दोनों जब बल लगाती हैं तो गति तो नहीं होती, पर जो बल लग रहा होता है वो बल एकत्रित हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। पोटेंशियल एनर्जी या क्षितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है जिसमें ये पोटेंशियल एनर्जी एकदम से रिलीज होती है, क्षितिज ऊर्जा मुक्त होती है, और गतिज ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में चारों तरफ फैल जाती है। गति तो काइनेटिक एनर्जी कराती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, और चारों दिशाओं में ये ऊर्जा फैल जाती है, एनर्जी फैल जाती है, ऊर्जा फैलती है। और ये जब ऊर्जा फैलती है तो ये किस रूप में फैलती है चारों दिशाओं में? ये तरंगों के रूप में फैलती है या फिर वेव्स के रूप में फैलती है। और यही वेव्स जो है ये तरंगे कहलाती है भूकंपीय तरंगे। और यही भूकंपीय तरंगे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से एनर्जी रिलीज हुई है वहां से एनर्जी को लेकर आती है अर्थ के सरफेस तक, और जब वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है एनर्जी, तब जाकर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। अब जैसे अभी हमने प्लेट्स के टकराने के आधार पर देखा
इसको भूकंप कैसे आता है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझते हैं। फॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है या भ्रंश निर्माण कहीं पर अगर होता है तब भी भूकंप आते हैं। तो भ्रंश होती क्या है, किसी लैंडमास के बीच में, जैसे मान लीजिए एक भूभाग है, इसमें अगर ये दरार बन जाए, ये दरार, तो ये होती है भ्रंश। दो एक लैंडमास के बीच में, पहले वो एक ही सिंगल लैंडमास था या भूभाग था, उसमें अगर बीच में दरार उत्पन्न हो जाए तो उसे कहते हैं भ्रंश निर्माण होना। अब भ्रंश निर्माण होने के दौरान वही सारी परिघटना होती है जो भी मैंने आपको समझाई। तो मान लीजिए ये एक सिंगल लैंडमास है, भूभाग है, और इस भूभाग पर अचानक पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ऐसी परिघटनाएं हुई है इंटरनल पार्ट में, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर नीचे की तरफ बल लग रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है इस लैंडमास का इसके ऊपर ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तब जब ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में बल लगेगा इस सेम लैंडमास के ऊपर, इस सेम भूभाग के ऊपर, तो कुछ समय तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। एक हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, पर दोनों टूटकर अलग नहीं होंगे। दोनों के ऊपर फोर्स जरूर लग रहा है पर मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा। तो ये मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये जो दोनों हिस्से हैं इन दोनों हिस्सों के बीच में यहाँ इकट्ठी होती रहेगी एनर्जी, ऊर्जा, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो सारा फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन दोनों लैंड मासेस के बीच में इकट्ठा होगा। और ये जब क्षितिज ऊर्जा यहाँ इकट्ठी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो टेंशन बिल्डअप होगा दोनों लैंड मासेस के बीच में। यहाँ बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो गई, अब तनाव उत्पन्न हुआ दोनों भागों के बीच में, इस भाग और इस भाग के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। और जैसे ही तनाव उत्पन्न हुआ उसके बाद अब इसकी और ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता, एकत्रित करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो अब जो है फोर्स एक्ट करेगा और गति करवाएगा, और ये जो दोनों टुकड़े हैं ये टूटकर अलग हो जाएंगे, इनके बीच में दरार बन जाएगी। ये हिस्सा टूटकर अलग हो गया, ये हिस्सा टूटकर अलग हो गया, और बीच में जो ये हिस्सा है ये बिल्कुल अलग हो गए टुकड़े, दोनों के बीच में दरार बन गई, दोनों लैंड मासेस के बीच में दरार बन गई। और ये जो दरार बनी है यहाँ पर, ये दरार बनी, इसी दरार को क्या कहते हैं, भ्रंश। और जब ये दोनों लैंड मासेस टूटकर अलग हुए तो दोनों के बीच में जो ये एनर्जी सेव हो रखी थी, ऊर्जा सेव हो रखी थी, ये ऊर्जा जो है ये भी चारों दिशाओं में फैल जाएगी और ये ऊर्जा भूकंप लेकर आएगी। ये एनर्जी फैल गई चारों दिशाओं में, सब जगह फैलेगी, और सबसे पहले सतह के भाग पर जहां पहुंचेगी, देखिए ऊर्जा जहां से निकली है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यहां से ऊर्जा निकली है और यहीं से भूकंपीय तरंगे जो है वो बनी है। तो इस भाग को, इस स्थान को जहां से ऊर्जा निकली है, जहां से भूकंपीय तरंगे बनी है, इसको कहते हैं फोकस। फोकस। और पृथ्वी की सतह पर वो भाग जहां ऊर्जा सबसे पहले पहुंचती है, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर वो हिस्सा जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, इस हिस्से को कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर। तो ये एपिसेंटर जो है ये फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे स्थित होता है। तो इस तरह से भूकंप को वैसे सिंपल भाषा में तो कहते हैं कि भूमि में होने वाला कंपन जो होता है वही भूकंप होता है। और अगर प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी क्षेत्र में एकत्रित होने वाली जो ऊर्जा है, क्षितिज ऊर्जा, वो जब अचानक से मुक्त होती है तो चारों दिशाओं में तरंगों के रूप में वो फैलती है, और यही तरंगे पृथ्वी में कंपन करवाती हैं और भूकंप लेकर आती हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने समझा, अचानक से ऊर्जा मुक्त हुई जिसके कारण भूकंपीय तरंगे निकली, और यही भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की सतह पर क्या लेकर आई, भूकंप लेकर आई। तो भूकंप भ्रंश निर्माण के दौरान भी भूकंप आता है, प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तब भी भूकंप आता है, प्लेटें जब दूर जाती हैं एक दूसरे से तब भी भूकंप आता है, क्योंकि हर समय जब भी ये मूवमेंट होता है उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो ये भूकंप कैसे आते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हम एक और डे टू डे लाइफ का एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। जब दो व्यक्ति पंजा लड़ाते हैं, ऐसे हाथ से जब पंजा लड़ाते हैं, तो शुरू में जब पंजा लगाते हैं तो दोनों जो है सेम पावर लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ से पूरी फोर्स लगा रहे होते हैं, और कुछ समय तक उनमें कोई मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आता, दोनों के हाथ कुछ समय के लिए लॉक हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिलता है कि दोनों में से एक ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सडनली जो है वो हरा देता है किसी एक व्यक्ति को।
वैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी किसी भी लैंडमास के ऊपर जब फोर्स लगता है तो कुछ टाइम के लिए जो है उस फोर्स के कारण वो लैंडमास जो है वो लॉक हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और जब वो लॉक हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तब उनके बीच में उन दोनों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है या स्टोर हो जाता है, और वही सडनली रिलीज होके एनर्जी और भूकंप लेकर आती है। तो देखिए भूकंप का सिंपल सा मीनिंग। तो भूकंप का अर्थ है पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लग रहे हैं उनके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, और ये जब अचानक ऊर्जा मुक्त होती है और तरंगों के रूप में फैलती है चारों दिशाओं में, तो उसी को भूकंप कहा जाता है। शेकिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ। Suddenly energy is released, and this energy which is released from internal part of earth, ये waves के form में spread around in the form of waves, और यही waves जो हैं ये earthquake लेकर आती है, भूकंप लेके आती है। तो भूकंप की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो होता है उसको कहते हैं सीस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान को ही इंग्लिश में सीस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंपीय तरंगे, जैसे मैंने अभी बताया, एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? तरंगों के रूप में। तो भूकंप के दौरान ये जो तरंगे वेव्स निकलती हैं, इन वेव्स की जो स्टडी होती है या वेव्स जो रिकॉर्ड की जाती हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है, और उस इंस्ट्रूमेंट को, उपकरण को कहते हैं सीस्मोग्राफ। तो भूकंपीय तरंगे सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं। तो ये दो नाम भी याद रखने हैं, सीस्मोलॉजी और सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोलॉजी क्या है? भूकंप विज्ञान, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी। और भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड किस पे की जाती है? सीस्मोग्राफ पर अभिलेखित की जाती है या रिकॉर्ड की जाती है सीस्मोग्राफ के ऊपर। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन भूकंप का। अब हम बात करेंगे फोकस और एपिसेंटर की। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख ही रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फॉल्ट जब बनती है, भ्रंश का निर्माण जब भी कहीं होता है, कोई दरार बनती है अगर किसी भूभाग के बीच में, तो उस भाग में जब जैसे ही दरार बनती है, जो दोनों हिस्से टूटते हैं, उस समय अचानक से ऊर्जा मुक्त होती है, और वो एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। ये चारों दिशाओं में ऊर्जा फैल रही है, और वो स्थान जहां से ऊर्जा निकली है उसको कहते हैं फोकस, और जहां सतह पर सबसे पहले ऊर्जा पहुंच रही है उसे कहते हैं एपी सेंटर। अगर इस डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई लैंडमास है, ये कोई भूभाग है, और इस लैंडमास में पृथ्वी के आंतरिक भाग में फोर्स अलग अलग दिशाओं में लग रही है। हो सकता है इसके इस हिस्से में नीचे की तरफ बल लग रहा है, इस हिस्से में ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो यहाँ इन दोनों भागों के बीच में निरंतर ऊर्जा संग्रहित होती है, स्टोर होती है, और फिर सडनली एक समय बाद बहुत ज्यादा ऊर्जा जब स्टोर होती है तो उसकी वजह से टेंशन बिल्डअप हो जाती है, तनाव उत्पन्न होता है, और फिर अचानक से ये दोनों भूभाग टूटकर अलग भी होते हैं, प्लस यहाँ पर अचानक ऊर्जा मुक्त होती है जिसके कारण आते हैं भूकंप। तो जिस स्थान पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस स्थान से ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है, उस स्थान को कहते हैं फोकस। और जिस सतह के जिस भाग पर सबसे पहले भूकंप आता है, जो एग्जैक्टली फोकस के ऊपर होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। तो फोकस और एपी सेंटर ये होते हैं। अब देखिए, फोकस को हिंदी में अवकेंद्र भी कहा जाता है, अवकेंद्र। और फोकस, सिंपल सा फोकस का मतलब ये है कि इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ जो है, आंतरिक भाग में पृथ्वी के, ओरिजिन प्लेस है भूकंप का, ये प्लेस ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप का उद्गम स्थल फोकस ही है, जहां से एनर्जी मुक्त होती है और तरंगे निकलती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी प्लस वेव्स, तरंगे, ये सब यही फोकस से ही निकलती है, और फोकस ही उद्गम केंद्र है भूकंप का। दूसरा जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर जिसे हम अधिकेंद्र भी कहते हैं, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर होता है, सतह के ऊपर, और सतह पर भी कहाँ होता है? ठीक ऊपर होता है। किसके ठीक ऊपर? फोकस के, फोकस के ठीक ऊपर।
और यहाँ क्या होता है, सबसे खास बात एपिसेंटर की ये है कि सबसे पहले सतह पर कहीं भी भूकंप आएगा तो एपिसेंटर पर सबसे पहले आएगा, और एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा तेज भी आएगा भूकंप, और सबसे ज्यादा विनाश जो होता है भूकंप के कारण वो एपिसेंटर पर ही होता है। और एपिसेंटर से जितना दूर जाते हैं उतना भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। तो एपिसेंटर एक ऐसा स्थान है पृथ्वी की सतह पर जहां सबसे पहले भी पहुंचता है भूकंप, और सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप भी वहीं पर पहुंचता है। तो ये एपिसेंटर ऑफ फोकस, ये दो टर्म्स हैं भूकंप से रिलेटेड जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसा डायग्राम भी बनाना है, ताकि फोकस और एपिसेंटर, भले ही फोकस पूछा हो तो भी आप एपिसेंटर भी बनाएंगे डायग्राम में, और एपिसेंटर पूछा हो तो भी फोकस भी बनाएंगे डायग्राम में, दोनों को एक साथ बनाना होता है। तो देखिए, अवकेंद्र या फोकस भूकंप के उद्गम केंद्र को अवकेंद्र कहते हैं। अवकेंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। अवकेंद्र ही भूकंपीय तरंगों का निर्माण करता है। द ओरिजिन प्लेस एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। अधिकेंद्र या एपिसेंटर, अवकेंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित वह भाग जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं और सबसे ज्यादा विनाश भी करती हैं। ये है अधिकेंद्र या एपिसेंटर, where seismic waves reach first of all and maximum destruction is caused here। और इंटेंसिटी, तीव्रता भूकंप की सबसे ज्यादा एपिसेंटर में ही होती है। अब ये एपिसेंटर वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एपिसेंटर, अधिकेंद्र क्या है, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया था आरएएस मेंस परीक्षा में 2016 में। और इसमें जिन स्टूडेंट्स की, मैंने कई स्टूडेंट्स की कॉपी देखी, चेक की भी, तो जिन्होंने प्रॉपर 2-3 पॉइंट सारे कवर किए, जैसे कि फोकस के ऊपर है, सबसे ज्यादा विनाश होता है, सबसे ज्यादा तीव्रता भूकंप की यहीं पर होती है, सतह के ऊपर है, और यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, उनको फुल मार्क्स मिले 2 में से 2। और जिन्होंने थोड़ा कम लिखा उनको फिर 1.5 नंबर या 1 नंबर मिला। तो ये आया था 2016 में। एक मिनट। अब देखिए, हम भूकंपीय तरंगों को देखते हैं, सीस्मिक वेव्स। जैसा अभी मैंने बताया, ऊर्जा मुक्त होती है आंतरिक भाग से पृथ्वी के, और वो ऊर्जा ही मुक्त होती है और फिर चारों दिशाओं में फैलती है, किसके रूप में, भूकंपीय तरंगों के रूप में। तो सीस्मिक वेव्स जो है मेनली 2 तरह की होती है। सीस्मिक वेव्स में एक तो भूगर्भिक तरंगे होती है, बॉडी वेव्स जिनको कहते हैं, और एक धरातलीय या सतही तरंगे कहते हैं जिनको। अब देखिए, भूगर्भिक तरंगे क्या हैं और धरातलीय तरंगे क्या हैं। तो भूगर्भिक तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं, मतलब अंदर पृथ्वी के ये रिलीज होंगे और फिर चलेंगे, आंतरिक भाग में चलती हैं और चारों तरफ फैल जाती है फोकस के। जबकि पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस के ऊपर जो सीस्मिक वेव्स चलती हैं और जो सतह पर फैलती हैं, वो धरातलीय तरंगे होती हैं। धरातलीय या सतही भी कह सकते हैं, धरातलीय भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर हम ब्लॉक डायग्राम ये इस तरह का बनाएं, तो इसमें आप देखेंगे कि भूकंप के दौरान जो आंतरिक भाग से फोकस के आसपास जो तरंगे चल रही हैं अंदर की तरफ, वो तो है भूगर्भिक तरंगे, और सतह पर जो चल रही हैं, सरफेस के ऊपर, ये सतह पर चलने वाली हैं धरातलीय तरंगे। तो ये दोनों में फर्क है, ये पृथ्वी के अंदर चलती है और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर चलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए, भूगर्भिक तरंगों में प्रमुख तरंगे जो हैं वो कौन सी हैं, एक तो पी वेव्स है और एक एस वेव्स है। और सतही तरंगों में प्रमुख तरंगे हैं एल वेव्स। मेनली तरंगे जो हैं वो यही वाली होती हैं। इसके अलावा सतही तरंगों में कई जगह आपने सुना होगा नाम रिले वेव्स का, तो रिले वेव्स भी डिस्कस की जाती है कई बार, बट मेन तरंग जो है सतही वाली या धरातली वो एल ही है। तो ज्यादा आपको एग्जाम के लिए एल ही प्रिपेयर करनी है। रिले कैसी होती है वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगी। तो अब सबसे पहले हम भूगर्भिक तरंगे देखते हैं, बॉडी वेव्स जो पृथ्वी के अंदर चलती है, उसमें सबसे पहले पी वेव्स डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पी वेव्स जो है, पी तरंगे, पी वेव्स का नाम पी वेव्स क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी वेव्स है, इसीलिए प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे हैं, इसलिए इनको पी वेव्स कहा जाता है। अब ये प्राथमिक तरंगे इसलिए है क्योंकि जब फोकस से ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो सबसे पहले यही तरंगे बनती हैं, यही वेव्स बनती हैं, और यही भूकंप लाने में सबसे पहला योगदान इन्हीं का होता है। तो सबसे पहले बनने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। प्लस ये तरंगे जो है प्राथमिक तरंगे, इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, गति सर्वाधिक होती है, स्पीड हाईएस्ट होती है। जितनी भी सिस्मिक वेव्स है उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड इन्हीं की है। तो कितनी स्पीड है, तो 6 से लगभग 13 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड होती है।
जो कि काफी हाई स्पीड है भूकंपीय तरंगों में, तो बहुत तेज चलती हैं ये भूकंपीय तरंगे। प्लस ये जो भूकंपीय तरंगे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अब ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती कैसी हैं? तो देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी होती हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी होती हैं, मान लीजिए एनर्जी को ट्रांसफर करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक ऊर्जा यदि स्थानांतरित होनी है तो तरंग की गति की दिशा क्या हुई, ये डायरेक्शन हुई वेस्ट से ईस्ट मान लीजिए यहाँ फॉर एग्जांपल। तो यदि तरंग की दिशा या ऊर्जा की गति की दिशा ये है, तो इस तरह की जब भूकंपीय तरंगे चलती हैं तो जिस भी पदार्थ से, जिस भी चट्टान से, जिस भी मैटर से होते हुए ये एनर्जी जाती है, तो इसको जाना इस दिशा में है ऊर्जा को, तो इसमें कंपन जो होगा, हर एक पदार्थ के जो कण होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं मटेरियल के, उनका जो वाइब्रेशन होगा वो कंपन तरंग की दिशा में ही आगे पीछे होगा। तो मूवमेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई मैटर है, पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर से या इस चट्टान के अंदर से ये पी तरंग गुजरेगी और इस दिशा में गुजरेगी। तो इस पदार्थ के अंदर जो भी कण होते हैं, मान लीजिए ये कण है, पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते हैं बट सिर्फ देखने के लिए ये कण है, तो सबसे पहले कण को जैसे ही ऊर्जा मिली, एनर्जी मिलते ही ये आगे की तरफ गया और आगे की तरफ जाके इसने आगे वाला जो इसका कण है उसको ऊर्जा दे दी, और ऊर्जा देने के बाद वो वापस अपने स्थान पर आ गया, तो आगे बढ़ा और वापस अपने स्थान पर आ गया। तो ये फर्स्ट का जो मूवमेंट है वो पहले आगे होगा, फिर ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा पीछे। इसी तरह से इसका भी मूवमेंट पहले आगे होगा और फिर पीछे होगा। तो ये कण जो है आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, अपने से आगे वाले को एनर्जी देते हैं और वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है आगे पीछे, इस मूवमेंट को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंग होती है जिसमें जिस दिशा में ऊर्जा स्थानांतरित होनी है, जिस दिशा में तरंग चलती है, उस दिशा के आगे पीछे कणों का कंपन होता है। आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग में जब मान लीजिए आपने एक तरफ से खींचा और दूसरी तरफ वो एनर्जी अगर आगे ट्रांसफर होगी, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है, वो खिंचती है और फिर वापस से बंद हो जाती है, खिंचती है बंद हो जाती है। तो ये वाला जो मूवमेंट होता है कंप्रेशन वाला, वो मूवमेंट हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इनको कंप्रेशन वेव्स भी कहा जाता है। सिंपल सा अर्थ ये है कि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जिनमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है, ये आपको याद रखना है। फिर ये जो तरंगे, इस तरह की जो वेव्स होती हैं, ये सभी माध्यमों में चल सकती है, ऑल मीडियम्स में, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब मीडियम्स जो होते हैं उसमें चल सकती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में कोई बॉन्ड स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कणों को केवल हल्का सा आगे जाना और वापस पीछे आना है। तो इतना मूवमेंट हर पार्टिकल या हर मीडियम में पार्टिकल्स का हो जाता है। सभी माध्यमों में जो कण होते हैं वो इतनी गति तो कर ही लेते हैं, इसलिए हर एक मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में ये एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है पी वेव्स के थ्रू। तो इसीलिए पी वेव्स जो है सभी माध्यमों में चल सकती हैं। अभी जब हम एस वेव्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड स्ट्रांग होना जरूरी क्यों है। तो ये जो है बॉन्ड, इनमें भले स्ट्रांग हो पदार्थ का या नहीं हो, ये सभी मीडियम्स में चल सकती हैं। सॉलिड का बॉन्ड जो होता है, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उसमें कणों के बीच में बंध बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। और लिक्विड जो है उसमें थोड़ा पदार्थों के जो कण होते हैं लिक्विड मटेरियल के, उनके बीच में बॉन्ड थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, वीक होता है। और गैसेज में तो और भी वीक होता है। पर क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, अनुदैर्घ्य तरंगे, जिनमें थोड़ा सा पार्टिकल को बस आगे पीछे घूमना है, तो ये सभी मीडियम्स में, सॉलिड, लिक्विड में, सब में इतना मूवमेंट तो पार्टिकल्स कर ही लेते हैं, इसलिए एनर्जी पी वेव्स के माध्यम से ट्रेवल कर लेती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी। तो इसीलिए ये प्राइमरी वेव्स जो है, इनकी ये खास बात है। तो ये है प्राथमिक तरंगे, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली, अनुदैर्घ्य प्रकार की या लॉन्गिट्यूडनल टाइप की, और सभी मीडियम्स में, माध्यमों में चलने वाली तरंगे। तो देखिए इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। औसत गति सबसे ज्यादा है और औसत गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जिनमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है।
ये तरंगे सभी माध्यमों में चलती हैं, ट्रेवल इन ऑल मीडियम। अब देखिएगा एक GIF इमेज है जिसमें बताया गया है कि कैसे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का आगे पीछे, उसको नोटिस कीजिएगा यहाँ पर। अच्छा ये देखिए, इसमें देखिए आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये एनर्जी यहाँ आई आगे गई और इस तरह से, तो आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। ये वापस मूवमेंट देखिए, तो कंप्रेशन हो रहा है, वापस फिर फैल रहा है, कंप्रेस हो रहा है, वापस सिकुड़ रहा है पदार्थ और फिर वापस फैल रहा है। तो जहां से एनर्जी जाती है वहां पे थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, फिर फैल जाता है। तो इस तरह से इनको कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है। तो ये समझ में आया कि पार्टिकल्स का मूवमेंट तरंग की दिशा में आगे पीछे हो रहा है, ये जो है। तो अब ये क्लियर है आपको। तो अब हम बात करते हैं एस तरंगों की। अब देखिए यहाँ पर एस तरंगे जो हैं, जैसे प्राइमरी वेव्स प्राथमिक तरंगे, पी वेव्स जो है वो प्राथमिक तरंगे कहलाती है। एस वेव्स का फुल फॉर्म है सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। ये द्वितीयक तरंगे जो हैं ये पी तरंगों से थोड़ी कम गति वाली है, पर बाकी सब भूकंपीय तरंगे जो हैं पी के अलावा जितनी भी है उनसे ज्यादा स्पीड है एस की, और ये भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही चलती है, इसीलिए ये भूगर्भिक तरंग है या बॉडी वेव ही है ये भी। और बॉडी वेव में ये गति तरंग जो है इसकी पी तरंग से या पी वेव से थोड़ी कम गति है, स्पीड है, और इसकी स्पीड लगभग 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और पी वाली की कितनी थी, 6 से 13, तो पी वाली से थोड़ी कम है इसकी स्पीड। और ये तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, मान लीजिए एनर्जी पदार्थ में से गुजर रही है और तरंग जो है वेव का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना है। तो वेव को जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता है तो कणों का जो कंपन होता है वो वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लंबवत, ऊपर और नीचे होता है। तो जैसे अगर तरंग को इस दिशा में जाना है तो कणों का कंपन ऐसे ऐसे होगा, ऊपर नीचे। तो अब देखिए कैसा मूवमेंट होगा। ये मान लीजिए पदार्थ का कण है, ये पार्टिकल्स हैं, और वेव को इसमें से ट्रेवल करना है ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, सबसे पहले पदार्थ को या पदार्थ के कण को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलते ही ये ऊपर उछलेगा, ऊपर की तरफ उछलेगा और फिर अपने आगे वाले को वापस एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। जैसे मान लीजिए ये पदार्थ के कण है, सबसे पहले वाले को जैसे ही एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही वो ऊपर गया, ऊपर मिल जाने के बाद वो वापस नीचे आया और नीचे आते ही उसने आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर की, फिर वो ऊपर गया नीचे आया, फिर उसने अपने आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर की, वो ऊपर गया नीचे आया। इस तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का जब इसमें से इस तरह की अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव गुजरती है किसी पार्टिकल से। किसी भी पार्टिकल में जब अनुप्रस्थ तरंगे चलती है, ट्रांसवर्स वेव्स, तो पार्टिकल का मूवमेंट जब ऊपर और नीचे होता है तो जैसे ही पहला पदार्थ का कण ऊपर गया ऊर्जा लेके, क्या गारंटी है कि ये नीचे वापस आएगा ही आएगा? गारंटी तब होती है जब ये दो जो पार्टिकल्स है पास पास, इनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, तभी जो ऊपर उछल के गया है पदार्थ वो वापस नीचे आएगा डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है। और ये स्ट्रांग बॉन्ड केवल हमें किसमें देखने को मिलता है, सॉलिड मीडियम में या ठोस पदार्थों में ही कणों के बीच में बंध बहुत स्ट्रांग होता है। इसी वजह से ये जो एस तरंगे हैं ये केवल सॉलिड मीडियम में चलती हैं, क्योंकि इनमें कणों का कंपन ऊपर और नीचे होना होता है। ऊपर नीचे मूवमेंट तभी होता है जब ज्यादा सॉलिड या फिर ज्यादा मेनली स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड हो पार्टिकल्स के बीच में, तभी ये मूवमेंट हो पाता है। इसीलिए एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है किसी भी पदार्थ के अंदर जो कण है उनके बीच में, और ऐसा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हमें केवल सॉलिड में मिलता है। तो फर्स्ट पदार्थ को के कण को या पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो ऊपर गया नीचे आया, आगे वाले को एनर्जी दी, वो ऊपर गया नीचे आया, इस तरह से मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। तो ये देखिए इसमें मूवमेंट ऐसे होगा, ऊपर फिर नीचे, फिर कोई आगे वाला ऊपर फिर नीचे, ऐसे ट्रेवल होगी एनर्जी इस तरह से। तो ये जो है इस तरह की जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, सॉलिड मीडियम में, क्योंकि सॉलिड मीडियम के पार्टिकल्स में ही बॉन्ड स्ट्रांग होता है। लिक्विड मीडियम में और गैसियस मीडियम में इतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, पदार्थ के कणों के बीच में बंध जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए जो पदार्थ के कण ऊपर जाते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं लिक्विड में और गैसेस में, वो नीचे आते ही नहीं, इसलिए एनर्जी कहीं ना कहीं इधर उधर बिखर जाती है, ट्रांसफर नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये एस वेव्स, अब एस वेव्स जो है उसका ये देखिए ऊपर नीचे,
और एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ऊपर फिर नीचे फिर एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो ये एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती है इसमें ऊपर नीचे करते हुए। तो ये देखा आपने मूवमेंट। अब देखिए हम पी और एस वेव्स दोनों देख चुके हैं, तो दोनों के जीआईएफ इमेज को एक साथ हम देखते हैं ताकि आपको चीज क्लियर हो। तो पहले तो ये एस वेव का देख लीजिए, इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। वापस देखिए, ऊपर नीचे। अब हम पी और एस दोनों वेव्स को एक साथ देखने वाले हैं जीआईएफ इमेज में। ये देखिए, ये पी वेव्स हैं जिनमें आगे पीछे कंपन हो रहा है, और ये एस वेव्स हैं जिनमें ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है। तो दोनों वेव्स में ये डिफरेंस होता है, ये पी वेव्स हैं, ये एस वेव्स हैं, दोनों ही पृथ्वी के अंदर चलती हैं, भूगर्भिक तरंगे हैं या फिर बॉडी वेव्स हैं। अब हम बात करेंगे धरातलीय तरंगों की, सरफेस वेव्स की, जिसमें एक प्रमुख वेव जो है वो है एल वेव्स, या फिर एल वेव्स का फुल फॉर्म जो है वो होता है लव वेव्स। ये लव वेव्स या लव नाम जो रखा गया है, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो ये लव वेव्स या लव तरंगे भी कहलाती हैं, और ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, सरफेस के ऊपर। ये भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। जैसे अभी हमने एस वेव्स देखी थी, ये भी ट्रांसवर्स वेव्स है। तो ट्रांसवर्स वेव्स की या अनुप्रस्थ तरंगों की खास बात क्या होती है? तरंग की दिशा के लंबवत कंपन होता है पदार्थ के कणों का। एस वेव्स में हमने देखा कि लंबवत या परपेंडिकुलर जो मूवमेंट हो रहा है वो अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन। एल वेव्स में जो मूवमेंट होता है वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, वो लेफ्ट एंड राइट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है। तो जब एस वेव्स चलती हैं तो वो ऐसे चलती हैं, ऊपर नीचे। जबकि एल वेव्स जो कि ट्रांसवर्स वेव्स ही हैं, ये एल वेव्स जैसी ट्रांसवर्स वेव जब चलती हैं, किसी पदार्थ में से गुजरती हैं, तो वो साइडवेज मूवमेंट करती हैं, लेफ्ट एंड राइट ऐसे मूव करके जाती हैं। पर जब इनका जीआईएफ इमेज देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। नहीं, अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होता, एल में साइडवेज मूवमेंट होता है। तो वो भी परपेंडिकुलर ही होता है या लंबवत ही होता है तरंग की दिशा के, सिर्फ वो साइडवेज होता है। तो ये जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जिनमें वाइब्रेशन कणों का कंपन जिस दिशा में तरंग जा रही है उसके लेफ्ट एंड राइट में होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो ऐसे कंपन होता है और फिर वो गुजरती है। अब ये जो तरंगे हैं एल वेव्स, इनकी गति सबसे कम है, जो भी भूकंपीय तरंगे उनमें सबसे कम है, केवल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है इनकी। पर पृथ्वी की सतह पर यही तरंगे हैं जो भूकंप लेकर आती हैं। इन्हीं वेव्स की वजह से जो भी विनाश होता है भूकंप के कारण, वो इन्हीं तरंगों के कारण होता है, क्योंकि सरफेस पर यही चल रही है। पी और एस वेव्स तो केवल पृथ्वी के अंदर चल रही हैं, वो पृथ्वी की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाती पी और एस वेव्स। पर पी और एस वेव्स क्या करती है? एनर्जी देती है पृथ्वी की सतह पर, और जैसे ही पृथ्वी की सतह को ऊर्जा मिलती है तो वहां से फिर एपिसेंटर से रिलीज होती है एल वेव्स, और एल वेव्स चारों तरफ फैलती हैं एपिसेंटर से, अधिकेंद्र से। मान लीजिए ये किसी सतह का भाग है, ये एपिसेंटर है, अधिकेंद्र। तो जैसे ही नीचे से पी और एस वेव्स की एनर्जी मिली यहाँ अधिकेंद्र के ऊपर, एपिसेंटर पर, वो एनर्जी चारों तरफ जब फैलती है तो वो फैलती है एल वेव्स के रूप में। तो एल तरंगे अधिकेंद्र से दूर दूर तक एनर्जी को फैला देती हैं, और ये जो एल वेव्स हैं यही सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे हैं। भले इनकी गति सबसे कम है, पर ये फैलती सबसे ज्यादा है सरफेस पर, हॉरिजॉन्टली फैलकर। जैसे आपने पी और एस वेव्स देखी, वो तो नीचे से फोकस से ऊपर की तरफ आ रही थी, चारों तरफ फैल रही थी। ये क्या करती है एल वेव्स? ये एपिसेंटर के आसपास वाला जितना भी हॉरिजॉन्टली स्पेस मिलता है सतह पर, उस पूरे पर फैल जाती है। तो सबसे कम गति होने के बावजूद अधिकतम विनाश करती है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं ये। अब ये तरंगे जो हैं ये किस तरह से चलती है, इनका मूवमेंट देखिएगा। अब इनका मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, लग रहा है आपको ऊपर नीचे है, बट ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये जो एरोज हैं इनको देखिए, इस तरफ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट हो रहा है इनका, पर डायग्राम्स में और जनरली आपको ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है। ये लेफ्ट राइट, तो ये मूवमेंट इस तरह का होता है एल वेव्स में। तो एल वेव्स में और एस वेव्स में क्या डिफरेंस है? एस वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, पर वो अप एंड डाउन मूवमेंट करती हैं। एल वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं या अनुप्रस्थ तरंगे, बट वो लेफ्ट एंड राइट साइडवेज मूवमेंट करती है। अब एल वेव्स के जैसे ही एक और धरातलीय तरंग होती है जिसकी अक्सर कई लोग बात करते हैं, रिले वेव जिसको कहते हैं। रिले वेव जो है
उसमें और एस वेव्स में उसमें और एल वेव्स में क्या डिफरेंस है? तो देखिए रिले वेव जो है, रिले वेव में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है सर्कुलर फॉर्म में। मतलब पार्टिकल जैसे ही पहले पदार्थ को जैसे ही ऊर्जा मिली, मान लीजिए ये पदार्थ था, जैसे ही एनर्जी ने स्ट्राइक किया इसको, इसको एनर्जी मिली, वैसे ही ये पार्टिकल जो है ये इस तरह से ऊपर नीचे जाएगा, गोल घूमेगा ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद आगे वाले को एनर्जी दे देगा। तो ऐसे राउंड मूवमेंट होता है। व्हाट इज दिस? अब देखिए लव से ही मिलती जुलती रिले वेव्स जो हैं, जो सतह पर चलती हैं, उनको भी देख लेते हैं। रिले वेव्स में और एल वेव्स में डिफरेंस इतना ही है कि लव वेव्स तो साइडवेज चलती हैं, और रिले वेव्स जो है उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट राउंड राउंड होता है। जैसे ही पहले पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो ऊपर उछला और फिर गोल घूम के वापस नीचे आया, फिर ऊपर उछला, फिर गोल घूम के नीचे आया। तो ये गोल गोल मूवमेंट होता है पार्टिकल का, ऊपर नीचे नहीं होता। ऊपर नीचे हो रहा दिख रहा होता है, पर वो मूवमेंट राउंड फॉर्म में होता है, ऐसे गोल गोल। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये रिले वेव्स है। इसमें ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो नीचे ऊपर इस तरह से हो रहा है, ये देखिए। तो ये रिले वेव्स है। रिले वेव्स अब आपको समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए इस पहले पदार्थ को यहाँ पर एनर्जी मिली, तो ये जो पार्टिकल है इसका मूवमेंट देखिए राउंड राउंड हो रहा है, इसको नोटिस कीजिए। तो रिले वेव में ऐसा ही राउंड राउंड मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, पदार्थों का। तो रिले वेव्स में और एल वेव्स में डिफरेंस ये है कि एल वेव साइडवेज मूव करती है, रिले वेव्स ऐसे राउंड राउंड घूमती हैं, पर वो राउंड घूमने से हमें दिखता तो ऊपर नीचे वाला मूवमेंट ही है। तो ये रिले वेव्स है। अब हमने रिले वेव्स भी कैसी वेव्स है? धरातलीय तरंगे है, सरफेस वेव्स है रिले भी। तो हमने सरफेस वेव्स दो देखी हैं, लव वेव्स और रिले वेव्स। रिले वेव्स और लव वेव्स के अलावा हमने बॉडी वेव्स दो देखी हैं, पी और एस वेव्स। तो अब चारों वेव्स जो हमने देखी हैं उनको एक साथ आप देखिए डायग्राम में उनका मूवमेंट। ये पी वेव्स है, पी वेव्स जिनमें मूवमेंट होता है, पी वेव्स जिनमें मूवमेंट होता है आगे पीछे वेव की डायरेक्शन में। ये एस वेव्स जिनमें मूवमेंट होता है अप एंड डाउन। उसके अलावा ये एल वेव्स है जिनमें साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, इस साइड और फिर इस साइड, दिस साइड एंड दैट साइड। तो ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। और फिर ये है रिले वेव्स, और रिले वेव्स जो है इनमें मूवमेंट हो रहा है पदार्थ का ऊपर नीचे इस तरह से राउंड राउंड फॉर्म में। तो ये चारों वेव्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब हम बात करते हैं, तरंगे हम देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे छाया क्षेत्र की, शैडो जोन की। देखिए भूकंपीय तरंगे जो होती हैं उनका छाया क्षेत्र भी बनता है, शैडो जोन भी बनता है। छाया क्षेत्र का मतलब है पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर एक ऐसा पार्ट जहां पे सीस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती। किसी भी स्थान पर यदि भूकंप आता है तो पूरे विश्व में उस भूकंप का कहीं ना कहीं, मतलब कोई ना कोई तरीके से वेव्स जो है वो रिकॉर्ड होनी ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो चारों तरफ सब जगह फैलेगी। तो पृथ्वी के हर सतही भाग तक वो तरंगे पहुंचनी चाहिए और एटलीस्ट सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होनी चाहिए। भले ही वो भूकंप का प्रभाव नजर ना आए दूसरे क्षेत्रों पे, एपिसेंटर से दूर वाले क्षेत्रों में, पर फिर भी पी और एस वेव जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए सीस्मोग्राफ में, अगर पृथ्वी में कहीं पे भी भूकंप आया है तो, क्योंकि फोकस से चारों तरफ एनर्जी रिलीज होती है। पर ऐसा होता नहीं है। जब कहीं पे भी भूकंप आता है तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहां पे सीस्मोग्राफ पे भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती है, और ऐसे जो क्षेत्र हैं उन्हें कहा जाता है शैडो जोन ऑफ सीस्मिक वेव्स, या भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। अब छाया क्षेत्र जो है उसकी बेसिक यही डेफिनेशन है, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वही भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है। छाया क्षेत्र बनता क्यों है? सबसे बड़ा कारण जो छाया क्षेत्र के बनने का है शैडो जोन के, वो है आउटर कोर या बाहरी कोर वाला हिस्सा। बाहरी कोर वाला हिस्सा द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है आउटर कोर। इस वजह से सीस्मिक वेव्स उस लिक्विड फॉर्म के पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाती है, स्पेशली एस वेव्स क्रॉस नहीं कर पाती। इसी वजह से हमें छाया क्षेत्र देखने को मिलता है अर्थ के सरफेस पर। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें या बेसिक देखें तो शैडो जोन is that zone on the surface of earth where seismic waves are not recorded on seismograph, and this shadow zone is formed because of outer core, because outer core is in liquid form. So मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में यहाँ फोकस है, यहाँ फोकस है। इस फोकस के ठीक ऊपर क्या होगा? एपिसेंटर होगा, अधिकेंद्र।
फोकस से जब एनर्जी रिलीज होती है तो चारों तरफ फैलती है, सबसे पहले पहुंचती है एपिसेंटर तक, सतह तक, और बाकी जो एरियाज हैं वहां पर भी सीस्मिक वेव्स पहुंचनी चाहिए। तो सतह के हर भाग पर ये रिकॉर्ड होनी चाहिए, पर रिकॉर्ड होती नहीं है क्योंकि पी और एस वेव्स जो है उनको प्रॉब्लम होती है लिक्विड आउटर कोर में घुसने में। तो जैसे मान लीजिए ये अगर अधिकेंद्र है, फोकस है, और यहाँ ये आउटर कोर है, बाहरी कोर जो है ये द्रव अवस्था में है, आंतरिक कोर तो सॉलिड है ही, पर बाहरी कोर द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में। अब जब यहाँ फोकस से एनर्जी रिलीज हुई तो एपिसेंटर पर तो पहुंच ही रही है, बट उसके आसपास अन्य क्षेत्रों में भी जा रही है। जैसे एपिसेंटर तक तो पहुंच ही गई, उसके अलावा ये देखिए आसपास के सभी क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो सब जगह सतह पर ये पी और एस वेव्स पहुंचेंगी, पर जैसे ही कोर वाला हिस्सा आएगा, बाहरी कोर वाला हिस्सा, वहीं पर यहां तक बंद हो जाएंगी एस तरंगे। एस तरंगे, एस वेव्स इसके आगे नहीं जाएंगी। और एस वेव्स इसके आगे क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि एस वेव्स अब इस लिक्विड वाले आउटर कोर में एंटर नहीं करेंगी, यहीं रुक जाएंगी। तो एस तरंगे जितना भी पृथ्वी की सतह का ये आगे वाला भाग है वो पूरा एस वेव्स का क्या हो गया? शैडो जोन हो गया। क्योंकि यहाँ पर कितने भी सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए आप सरफेस के ऊपर, आपको एस वेव्स कभी रिकॉर्ड नहीं होंगी, कभी रिकॉर्ड करने को नहीं मिलेंगी। तो एपिसेंटर जो होता है अधिकेंद्र, एपिसेंटर से 103 डिग्री के आगे, ये 103 डिग्री के आगे एस वेव्स रिकॉर्ड होती नहीं है। 103 डिग्री के आगे एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए एस वेव का छाया क्षेत्र एपिसेंटर के आगे 103 डिग्री की कोणीय दूरी के आगे देखने को मिलता है। अब ये 103 डिग्री की कोणीय दूरी होती क्या है? तो देखिए फोकस हमारे पास पृथ्वी की सतह पर अवेलेबल नहीं है, तो हम फोकस से डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं जब शैडो जोन देखते हैं। तो हमारे पास सतह के ऊपर क्या अवेलेबल है? एपिसेंटर अवेलेबल है, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र जो पृथ्वी की सतह पर है उससे एंगुलर डिस्टेंस देखा जाता है कि छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहाँ बन रहा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, और पृथ्वी की सतह पर ये एपिसेंटर है। इस एपिसेंटर से अगर हम एंगुलर डिस्टेंस देखें, यहाँ पृथ्वी की सतह पर जो भी भाग होगा उसका एंगुलर डिस्टेंस एपिसेंटर से कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? ये पॉइंट और ये पॉइंट और प्लस अर्थ का सेंटर भी अगर आप ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। इसी तरह से एपिसेंटर से और अगर दूर चले जाए, ये पूरा सरफेस अर्थ का इमेजिन करना है और अर्थ के सरफेस के ऊपर एपिसेंटर है, तो इस एपिसेंटर से और ज्यादा अगर 90 से भी आगे दूर चले जाएंगे तो एपिसेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट में जो पॉइंट होगा, अधिकेंद्र के बिल्कुल विपरीत दिशा में जो स्थान होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी? 180 डिग्री। इसी तरह से ये 180 डिग्री आप यहाँ से भी माप सकते हो, ये 180 डिग्री आप यहाँ से भी माप सकते हो और यहाँ से भी माप सकते हो, चारों तरफ से माप सकते हो। तो 90 डिग्री जो है वो भी आप चारों तरफ से माप सकते हो। तो एपिसेंटर से, अधिकेंद्र से लगभग 103 डिग्री, मतलब 90 के थोड़ा सा आगे, 103 डिग्री के आगे जितना भी हिस्सा है वहां एस तरंगे नहीं पहुंचती। तो जितना 103 डिग्री यहाँ बन रहा है उतना 103 डिग्री यहाँ भी बनेगा, उतना यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। तो 103 वाला जो पूरा नीचे का भाग है वो पृथ्वी का एक, आप समझ लीजिए आधे गोला या 1/4 भाग है पृथ्वी का नीचे वाला हिस्सा, वहां पे एस तरंगे नहीं पहुंचती, जबकि ऊपर वाला जो भाग है पृथ्वी का वहां एस तरंगे पहुंच रही होती हैं। तो देखिए नीचे का पूरा जो पृथ्वी का हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा का पूरा 103 डिग्री के आगे जितना भी पृथ्वी का हिस्सा है वहां पे एस तरंगे नहीं पहुंच रही, क्योंकि यहाँ आ चुका है लिक्विड आउटर कोर। पर 103 के ऊपर वाला जितना भी पृथ्वी का हिस्सा है वहां पर एस तरंगे रिकॉर्ड हो रही हैं। तो ये नीचे वाला जो पूरा भाग है ये क्या बन चुका है? ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, शैडो जोन है। तो ये शैडो जोन होता है, और शैडो जोन सतह पर ही मापा जाता है, सरफेस पर ही। और ये एंगुलर डिस्टेंस किससे बताता है? एपिसेंटर से एंगुलर डिस्टेंस बताता है, फोकस से नहीं बताता। तो एस वेव्स का तो शैडो जोन, छाया क्षेत्र 103 डिग्री के आगे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है पृथ्वी का नीचे वाला आधा पूरा भाग, ये वाला पूरा, ये पूरा का पूरा छाया क्षेत्र है
और इसको इस तरह से डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पहुंच ही नहीं रही है एस तरंगे, तो ये शैडो जोन है एस वेव्स का। इसी तरह से शैडो जोन बनता है पी वेव्स का भी। और पी तरंगों का शैडो जोन या छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्योंकि पी तरंगे जो है वो एंटर तो करती है लिक्विड पोर्शन में, बट वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए ये लिक्विड आउटर कोर है, ये फोकस है, ये एपिसेंटर है, अधिकेंद्र। यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई फोकस से, अब ये जो हम एनर्जी तो रिलीज हो रही है फोकस से, पर एंगुलर डिस्टेंस हम कहाँ से देख रहे हैं, हम एपिसेंटर से देख रहे हैं। तो एपिसेंटर से 10 डिग्री पर रिकॉर्ड हो रही है, एपिसेंटर से 20 डिग्री पर भी रिकॉर्ड हो रही है, एपिसेंटर से 50, 70, 80, 90, 103 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सीस्मिक वेव को, किसी भी छाया क्षेत्र को, किसी भी भूकंपीय तरंगों को। पर पी तरंगे जो है, पी वेव्स, ये भी 103 डिग्री के आगे इनके साथ भी कुछ ऐसा होता है। जैसे 103 डिग्री आई, अब इनको एंटर करना पड़ेगा पी तरंगों को लिक्विड पार्ट में या आउटर कोर के द्रव अवस्था वाले भाग में। तो पी वेव्स जो होती हैं वो एंटर तो करती हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया वो लिक्विड सॉलिड सब में एंटर कर सकती हैं। पर जैसे ही एंटर करती हैं सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम में एंटर करते ही वो रिफ्रैक्ट होती हैं, मतलब थोड़ा सा अपवर्तित होती हैं। और अपवर्तित होकर जब वो निकलती हैं तो वो निकलती है 142 डिग्री पर। फिर यहाँ पे भी जब अपवर्तित होकर निकलेगी तो वो 142 डिग्री पर निकलेगी, 142 डिग्री। और आगे जितना भी क्षेत्र है वहां पे वो निकलती है 142 डिग्री के आगे, वो निकलती हैं घूम फिर के, अपवर्तित होकर, रिफ्रैक्ट होकर। तो जो शैडो जोन बनता है छाया क्षेत्र पी तरंगों का, वो बनता है 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में, केवल ये छोटा सा भाग। और ये थोड़े से भाग में पी वेव्स क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि जब वो एंटर करती है लिक्विड पोर्शन में तब वो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे लिक्विड में गई, लिक्विड में एंटर करते ही वो अपवर्तित होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एकदम से मुड़ेंगी वो वेव्स, तरंगे, उसकी वजह से वो कुछ हिस्सा पृथ्वी का छोड़ देंगी। तो पी वेव्स का शैडो जोन 103 से 142 डिग्री के बीच में ही हमें दिखता है। तो ये इस तरह से एस वेव्स का शैडो जोन 103 डिग्री के आगे हमें देखने को मिलता है, और पी वेव्स का शैडो जोन 103 से 142 डिग्री के बीच में। और ये जो 103 है, इसको राउंड फिगर में कई जगह कई किताबों में 105 भी लिखा होता है। तो 105 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 105 से 145 कर दें तो ये शैडो जोन हो जाएगा पी वेव्स का। और ये एस वेव्स का 105 से 105 बता सकते हैं, 105 के आगे, 105 डिग्री के आगे। तो जब हम डिग्री माप रहे हैं एपिसेंटर से, तो ये जो एरो बनेंगे ये भी एपिसेंटर से ही बनेंगे, अधिकेंद्र से ही बनाने, फोकस से नहीं बनाने, क्योंकि ये डिग्रियां जो आप बता रहे हो ये एपिसेंटर से बता रहे हो। तो ये एपिसेंटर, तो आपको एपिसेंटर से ही बताने हैं ये एरोस। इसका एरोस का मतलब ये नहीं है कि सीस्मिक वेव्स एपिसेंटर से निकल रही है, भूकंपीय तरंगे एपिसेंटर से नहीं निकल रही है, पर हम जो डिग्री माप रहे हैं वो एपिसेंटर से माप रहे हैं, अधिकेंद्र से माप रहे हैं, इसीलिए आपको एरोस जो दिखाने वो अधिकेंद्र से ही दिखाने हैं। तो एस तरंगों का और पी तरंगों का छाया क्षेत्र बनता है क्योंकि बाहरी कोर वाला जो भाग है वो द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्था में एस तरंगे तो प्रवेश ही नहीं करती, और पी तरंगे प्रवेश करने पर अपवर्तित हो जाती हैं या थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से शैडो जोन बनता है पी वेव्स का। और शैडो जोन या छाया क्षेत्र के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी मिली है। वैज्ञानिकों को ये अनुमान लगाने को मिला कि हाँ, जरूर कोई लिक्विड पार्ट्स है जरूर से अर्थ में, तभी ये तरंगे जो है इस तरह से बिहेव कर रही है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायक है छाया क्षेत्र जो है वो। तो अब देखिए शैडो जोन, पी तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र से, एपिसेंटर से 103 से 142 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है, जिसको राउंड फिगर में 105 से 145 डिग्री भी लिखा जाता है कई जगह। तो ये एंगुलर डिस्टेंस है एपिसेंटर से। अब देखिए यहाँ पर ये एपिसेंटर है अधिकेंद्र, इस एपिसेंटर से ये 103 डिग्री है, और उसके बाद ये एपिसेंटर से 142 डिग्री है। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट पी वेव्स नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पी वेव्स जब एंटर करती है लिक्विड आउटर कोर में तब वो थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, अपवर्तित हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाती है कुछ थोड़े से हिस्से में। तो ये है पी वेव्स का शैडो जोन।
देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में जो कि इंटरनेट से लिया गया है 105 डिग्री बताया गया राउंड फिगर में, तो ये 105 से 145 डिग्री होगा। तो ये है शैडो जोन सीस्मिक वेव्स का, पी वेव्स का। अब देखिए एस तरंगों का, एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र से 103 की कोणीय दूरी के आगे पाया जाता है। 103 का एंगुलर डिस्टेंस जो उसके आगे जितना भी पार्ट है अर्थ का, वो एस वेव्स का शैडो जोन है। तो एस वेव्स का शैडो जोन यहाँ दिखा रखा है 103 के आगे जितना भी पार्ट है, क्योंकि कोर में एंटर ही नहीं कर रही है एस वेव्स, और एपी सेंटर है ये अधिकेंद्र जहां से ये एंगुलर डिस्टेंस ये एरो बताए गए हैं। तो दोनों वेव्स का शैडो जोन आपको क्लियर होगा। और शैडो जोन केवल भूगर्भिक तरंगों का, बॉडी वेव्स का ही बताया जाता है, सरफेस वेव्स का शैडो जोन नहीं बताया जाता है। अब देखिए भूकंप मापन को हम देखते हैं। भूकंप मापन जो किया जाता है, मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सीस्मोग्राफ पे तो रिकॉर्ड होती ही है सीस्मिक वेव्स, उसके अलावा भूकंप जो है उसको कुछ स्केल्स के ऊपर भी मापा जाता है। और ये दो मेजर स्केल्स जो हैं ये भूकंप के मापन के लिए यूज ली जाती हैं। एक तो है रिक्टर स्केल, दूसरी है मर्केली स्केल। दोनों स्केल्स अपने आप में यूजफुल हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापती है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण को मापती है। और मर्केली स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को बताती है, तीव्रता को मापती है, इंटेंसिटी। तो जहां मर्केली स्केल, जहां रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को बताती है, वहां मर्केली स्केल तीव्रता को बताती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, मैग्नीट्यूड क्या होता है और तीव्रता क्या होती है। तो देखिए रिक्टर स्केल के अंतर्गत ये देखा जाता है कि भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, और ऊर्जा कितनी मुक्त हुई है इसको मेजर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और एग्जैक्ट डेटा आ जाता है कि कहीं पे भी भूकंप आया, जैसे भारत में आया, जापान में आया, तो रिक्टर स्केल के आंकड़ों के हिसाब से पता लगता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस समय फोकस से या केंद्र से। तो एनर्जी का जो डेटा मिलता है वो एग्जैक्ट डेटा मिलता है और फिगर्स मिलते हैं प्रॉपर कि इतनी ऊर्जा मुक्त हुई है। जबकि मर्केली स्केल में क्या किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि भूकंप के कारण विनाश कितना हुआ है, विनाश कितना हुआ है, या भूकंप के कारण डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये मेजर किया जाता है इसमें मर्केली स्केल में। अब ये जो है विनाश कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है या डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक सापेक्षिक जो है चीज है। क्योंकि अगर किसी ऐसे क्षेत्र में भूकंप आए, मान लीजिए अंटार्कटिका में भूकंप आए जहां बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहां जान माल की हानि ऑब्वियसली बहुत कम होगी। तो भले ही जान माल की हानि कम हुई पर हो सकता है वहां अंटार्कटिका में भूकंप की तीव्रता, भूकंप का मैग्नीट्यूड, परिमाण बहुत ज्यादा हो सकता है अंटार्कटिका के नीचे जो भूकंप आया उस समय एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई हो फोकस से। पर मर्केली स्केल क्या कहती है, हमें कोई एनर्जी से लेना देना नहीं है, उसका प्रभाव कितना पड़ा, उसकी वजह से कितनी जान माल की हानि हुई, कितने लोग मरे, कितनी बिल्डिंग्स टूटी, कितना नुकसान हुआ, मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में कितना लॉस हुआ, ये देखती है मर्केली स्केल। सो मर्केली स्केल जो है ये रिलेटिव टर्म में मेजर की जाती है। जैसे इंडिया जैसे जो देश हैं या कुछ ऐसे देश जो विकासशील अवस्था में है, अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, उन कंट्रीज में क्या होता है, थोड़े से भी भूकंप के झटके आते हैं या थोड़ा कम तीव्रता का भी भूकंप, कम परिमाण का भी अगर भूकंप होता है तो भी विनाश ज्यादा हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। उसके कारण क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारी अवसंरचनाएं जो है, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, वो भूकंप से सुरक्षित नहीं है। हम मटेरियल जिस तरह का यूज करते हैं उसमें अगर कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है तो लोग उस मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। जबकि जापान जैसे देशों में जहां अक्सर भूकंप आते हैं, चाहे वहां कितना भी तेज भूकंप आए, कितने ज्यादा परिमाण का भूकंप भी आए, तो भी वहां की बिल्डिंग्स वगैरह कुछ इस तरह की होती है कि वहां पर मलबे में दबकर लोगों की मृत्यु इतनी ज्यादा नहीं होती। लोग वेल ट्रेंड हैं कि कैसे भूकंप के समय भागना है, क्या करना है, और वहां पे पॉपुलेशन भी कम है। तो इसीलिए जापान जैसे देश में भले ही कितना ही परिमाण का भूकंप आए, वहां पे मर्केली स्केल के आंकड़े हमेशा कम ही होते हैं, क्योंकि वहां लॉसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि इंडिया में मर्केली स्केल के आंकड़े हाई हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जान माल की हानि बहुत ज्यादा होती है। तो मर्केली स्केल देश
परिस्थिति और जगह वगैरह जो है उसके आधार पर मर्केली स्केल के आंकड़े बदल सकते हैं, जबकि रिक्टर स्केल जो है इसके आंकड़े फिक्स रहते हैं। ये कोई भेदभाव नहीं करती कि भारत में कितना आया हो उसमें अलग होगा डेटा और जापान में कितना आया अलग होगा डेटा, नहीं। इसमें रिक्टर स्केल में सीधा सीधा बताया जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई फोकस से, और वो एग्जैक्ट डेटा दिया जाता है, चाहे वो भूकंप जापान में आया हो, चाहे वो भूकंप इंडिया में आया हो, चाहे कहीं पे भी आया हो। तो इसीलिए एनर्जी के डेटा मिलते हैं डायरेक्ट के मैग्नीट्यूड में, इसमें रिक्टर स्केल में, और जो ऊर्जा के डेटा दिए जाते हैं इस वजह से इसको क्वांटिटेटिव स्केल कहा जाता है। मतलब ये मात्रात्मक स्केल है, मात्रात्मक स्केल है। मतलब इसमें मात्रा बताई जाती है सीधी सीधी कि ऊर्जा की मात्रा कितनी है, भले वो किसी भी देश में हो। तो देश परिस्थिति काल के अनुसार इसके रिक्टर स्केल के डेटा चेंज नहीं होते, जो है वो है, सीधा सीधा आता है। जबकि मर्केली स्केल के जो डेटा है ये क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव स्केल इसको कहते हैं, गुणात्मक स्केल। और गुणात्मक स्केल होने के कारण इसके जो डेटा है या इसका जो भी नंबरिंग आती है मर्केली स्केल में, वो देश परिस्थिति काल इन सब के ऊपर निर्भर करता है। अब ये जो रिक्टर स्केल है इसमें 0 से 9 तक की इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की यूनिट्स। और ये जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, फोकस से। तो इतनी सारी एनर्जी को केवल 0 से 9 यूनिट्स तक कैसे दर्शाया जाए, 0 से लेकर 9 तक की इकाइयों में कैसे दर्शाया जाए, इसीलिए इसे लघुगणक स्केल बनाया गया है, लघुगणक स्केल। तो ये लघुगणक स्केल है, इसका मतलब लॉगरिदम स्केल है। लॉगरिदम स्केल का मतलब है कि इसमें 0 से जब 1 यूनिट बढ़ जाती है, 0 से 1 की तरफ जाते हैं, तो 0 से 1 की तरफ जाने पर 1 यूनिट बढ़ने पर ऊर्जा एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है, 10 टाइम्स। 1 से अगर आप 2 सेकेंड यूनिट पे जाएंगे, 1 से 2 पर इकाई पर अगर जाएंगे तो भी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक इकाई बढ़ने पर, 1 यूनिट बढ़ने पर एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसीलिए 10-10 गुना एनर्जी को दर्शाता है हर एक यूनिट, हर एक इकाई। तो जितनी भी ऊर्जा मुक्त होती है भूकंप के दौरान, उस सारी ऊर्जा को दर्शाने की क्षमता स्केल में है। भले ही आंकड़े या डेटा में ये जो यूनिट्स है बहुत कम है, 0 से 9 तक है, पर हर एक यूनिट जो है 10 गुना ऊर्जा को दर्शा रही है। इसीलिए इसको लघुगणक स्केल कहते हैं। कम नंबर्स में, कम इकाइयों में ज्यादा एनर्जी को दर्शा रही है ये, इसलिए। जबकि मर्केली स्केल में क्या होता है, मर्केली स्केल में 1 से 12 तक की इकाइयां हैं, 1 से 12 तक की इकाइयां, 1 से लेकर 12 तक की यूनिट होती हैं। अब ये 1 से लेकर 12 तक की जो यूनिट्स हैं, इकाइयां, ये ऐसे नहीं लिखी जाती, इस तरह के नंबर्स में नहीं लिखी जाती, ये लिखी जाती है रोमन नंबर्स में। 1 से लेकर 12 तक ऐसे लिखी जाती है। तो मर्केली स्केल में 1 से लेकर 12 तक जो यूनिट्स हैं ये बताती हैं कि विनाश कितना हुआ है। तो वैज्ञानिक वगैरह जाते हैं, सर्वे करते हैं, भूकंप के बाद देखते हैं कि कितने लोग मरे, कितने बिल्डिंग्स टूटी, क्या हुआ, उसके अनुसार फिर वो मर्केली स्केल पर डेटा देते हैं कि इतना मर्केली स्केल का भूकंप यहाँ पर आया है। तो ये देश, परिस्थिति, काल, व्यक्ति जो सर्वे कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो मर्केली स्केल में कितना डेटा देता है उसको। तो ये बहुत ही गुणात्मक स्केल है, इसके डेटा थोड़े बहुत आगे पीछे वेरी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। हो सकता है एक वैज्ञानिक उसको मर्केली स्केल में किसी भूकंप को 7 आके कोई दूसरा वैज्ञानिक जाके उसको 6 भी आंक सकता है। तो ये थोड़ा सा देश, परिस्थिति, काल पर निर्भर करता है। जबकि रिक्टर स्केल के जो डेटा है वो है तो है। अब रिक्टर स्केल के डेटा अक्सर न्यूज़पेपर में जब भी भूकंप वगैरह आता है तो न्यूज़पेपर में जो डेटा दिए जाते हैं वो रिक्टर स्केल के ही दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 7 रिक्टर स्केल का, मान लीजिए भारत में 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और उसी समय जापान में भी 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। दोनों देशों में 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया।
तो इसमें रिक्टर स्केल ने तो सीधे सीधे बताया कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो रिक्टर स्केल के अनुसार भारत में भी भूकंप की तीव्रता भूकंप का परिमाण बहुत तेज था और जापान में भी भूकंप का परिमाण या मैग्नीट्यूड बहुत हाई था। पर ये सेम भूकंप जो है, इसकी वजह से मर्केली स्केल के जो डेटा हैं वो भारत के और जापान के अलग अलग होंगे। जैसे भारत में विनाश बहुत ज्यादा होगा, 7 रिक्टर स्केल के भूकंप से बहुत ज्यादा विनाश होने की वजह से हो सकता है हमें मर्केली स्केल का जो डेटा मिले वो 10 मर्केली स्केल मिल जाए। तो भारत में उसी भूकंप का मर्केली स्केल पे आंकड़ा 10 मर्केली स्केल रहा, जबकि जापान में इसी 7 रिक्टर स्केल वाले भूकंप का आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जापान में कम विनाश होगा इस तरह के भूकंप से, क्योंकि वो लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है, पॉपुलेशन भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बेटर है। तो हो सकता है जापान का सेम 7 रिक्टर स्केल वाले भूकंप के लिए जापान में मर्केली स्केल में जो डेटा दिया जाए वो 5 हो। तो मर्केली स्केल स्थान, परिस्थिति, देश, उसकी प्रिपेयर्डनेस, उनके ऊपर डिपेंड करता है और वेरी करता है डेटा। तो यहाँ पे देखिए भारत का डेटा और जापान का डेटा, जबकि रिक्टर स्केल में दोनों का डेटा सेम है। तो दोनों स्केल्स में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और दोनों स्केल्स समझ में आई होंगी। अब इन स्केल्स का बेसिक डेटा हम देख लेते हैं। तो देखिए ये रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल के अंतर्गत भूकंप का परिमाण मापा जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। इसमें भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को देखते हैं, एनर्जी को, और ये मात्रात्मक स्केल है क्योंकि ये सीधा डेटा देती है एनर्जी का। क्वांटिटेटिव स्केल है, 0 से 9 तक की इकाइयां हैं, इसमें यूनिट्स हैं इतनी, और एक इकाई बढ़ने पर यूनिट बढ़ती है जब, तो 10 गुना ऊर्जा बढ़ जाती है, एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। इसीलिए इसको लघु गणक या लॉगरिदम स्केल कहा जाता है। लघु गणक स्केल है ये उच्च परिमाण वाले। अच्छा, आजकल कई जगह बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के या ऊर्जा के भूकंप आते हैं, बहुत ज्यादा परिमाण के भूकंप आते हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा इंटेंस भूकंप आए जिसका 0 से 9 तक की इकाइयों में उसको कहीं फिट ही ना कर सके, उसकी एनर्जी 9 से भी ज्यादा हो, 9th यूनिट से भी ज्यादा हो, तो उसके लिए आजकल यूज की जाती है एक दूसरी स्केल, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो रिक्टर स्केल की जगह जब बहुत ज्यादा उच्च परिमाण वाले, बहुत हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक आते हैं, तो कई बार मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल को भी यूज किया जाता है, बट ये बहुत फेमस नहीं है। रिक्टर स्केल ज्यादा फेमस है, एग्जाम के लिए रिक्टर स्केल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का भी यूज लिया जाता है कई बार, बहुत हाई इंटेंसिटी, हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। ये है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल जो अभी हमने डिस्कस की, ये भूकंप की गहनता या तीव्रता जो है, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, उसको बताती है। और लॉसेस कितने हुए, भूकंप के कारण कितना विनाश हुआ, प्रत्यक्ष हानि, डायरेक्ट लॉसेस कितने हुए, वो बताती है। क्वालिटेटिव स्केल है ये, गुणात्मक स्केल है ये। जैसा अभी हमने देखा स्थान, परिस्थिति, देश, उसके आधार पर थोड़े इसके आंकड़े बदल जाते हैं। 1 से 12 तक की यूनिट्स होती है इकाइयां इसमें, पर लिखी कैसे जाती है, रोमन नंबर में, ऐसे। और मर्केली स्केल जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन आ चुका है, तो आजकल मॉडिफाइड मर्केली स्केल का उपयोग किया जाता है, नॉर्मल मर्केली स्केल की जगह मॉडिफाइड मर्केली स्केल यूज में लेते हैं। तो ये हो गई मर्केली स्केल। अब देखिए भूकंप के कारण क्या क्या हैं, भूकंप किस वजह से आता है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं या रीजंस हैं अर्थक्वेक के, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ है नेचुरल फैक्टर्स, कुछ है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। अब मानव जनित जो कारण है, प्राकृतिक कारण तो बहुत सारे हैं, टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स और वो सब चीजें जिनको अभी हम देखेंगे एक एक करके। मानव जन्य कारणों में क्या क्या आ जाता है, तो उसमें आ जाता है बांध निर्माण, डैम कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ आ जाता है माइनिंग, माइनिंग या खनन जिसको कहते हैं, ये आ जाता है। और ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, प्लस एक्सप्लोजन, विस्फोट, एक्सप्लोजन। अब इन 3 मानव जनित कारकों से कैसे भूकंप आता है उसको देखते हैं। उसके बाद नेचुरल फैक्टर्स तो हम समझेंगे ही। प्राकृतिक कारण ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं भूकंप के लिए, मानव जन्य कारणों की वजह से आते हैं भूकंप, बट इतने ज्यादा नहीं आते जितने नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। अब बांध निर्माण कैसे भूकंप लेकर आ सकता है, तो जब बांध बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एक
बैरियर बनाया जाता है जल जो होता है उसको रोकने के लिए। और फिर जो अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा जल जो आता है नदी का, जैसे यहाँ पे रुक रहा है ये पानी, ये बांध का जो है दरवाजा ये बंद किया हुआ है, अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ का, ये एक्स्ट्रा पानी स्टोर किया जाता है किसी अन्य रिजर्वर में या किसी जलाशय में। सो अक्सर जब बांध बनता है तो बांध के साथ बनाया जाता है जलाशय, रिजर्वर। तो ये डैम है, डैम ने जो पानी कंट्रोल किया, रोका, उस पानी को स्टोर किया गया किसी रिजर्वर में या किसी जलाशय में। और अक्सर जो जलाशय होता है उसके तल की जो चट्टानें होती है, रिजर्वर के बेस में भी कोई तो रॉक्स होंगी नेचुरली, वो रॉक्स जो हैं उनके ऊपर इतने सारे पानी का लोड पड़ता है, वेट आता है काफी ज्यादा, और उस पानी के वजन के कारण कई बार जो रिजर्वर होता है उसके नीचे की तल की जो चट्टानें होती हैं वो एकदम से खिसक जाती हैं, टूट जाती हैं। और जब ये रिजर्वर की बांध के तल की चट्टानें एकदम से टूटेंगी तो उसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आएंगे आसपास के क्षेत्र में। और भूकंप की वजह से कई बार क्या होता है, ये पूरा एरिया इतना तेजी से वाइब्रेट करता है कि ये बांध जो है ये टूट जाता है। और ये बांध जब टूट जाएगा तो ये जो नदी का जल है ये आगे की तरफ बहकर जाएगा और इसकी वजह से क्या आएगी, बाढ़ की समस्या होगी। तो बांध टूट जाते हैं भूकंप के कारण, पर बांध के कारण भूकंप भी आते हैं क्योंकि बांध के साथ बनता है जलाशय, और वो जलाशय में जल का जो भार है उसके कारण जलाशय के तल की चट्टानें टूट जाती है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि पानी के वजन की वजह से चट्टानें टूट गई। आपको ध्यान है महासागर, ओशनिक रीजन, जिसमें इतना सारा पानी है, उस महासागर के इतने सारे जल के बोझ को सहन करने के लिए जो महासागर के तल की चट्टान है वो बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टानें जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उनका वजन ज्यादा होता है, भार ज्यादा होता है, इसीलिए वो इतने सारे पानी के वेट को होल्ड कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। जबकि अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाकर किसी ऐसी कमजोर चट्टान के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दे तो वो कमजोर चट्टान जो है वो कभी ना कभी टूट सकती है, और झटके के साथ जब वो खिसकेगी नीचे, रिजर्वर के नीचे वाली, जलाशय के नीचे वाली चट्टाने, तो झटका लगेगा, आसपास के क्षेत्र में भूकंप आएगा। तो बांध के कारण भूकंप आते हैं, डायरेक्टली बांध के कारण नहीं, बांध के साथ जो जलाशय बनाया जाता है उसके कारण भूकंप आते हैं, मेनली रिजर्वर के कारण। फिर है माइनिंग, खनन। अंडरग्राउंड माइनिंग जब करते हैं, जैसे ये सतह है, सतह के नीचे माइंस खोदी जा रही, यहाँ पे खोदी जा रही, अब कई बार पूरा खोखला कर देते हैं, ये सतह का केवल पतला सा भाग बचा और बाकी पूरी खोद दी इन्होंने, माइन नीचे पूरा खोद दिया। तो जब खनन बहुत ज्यादा होता है और माइन की, खान की, जो अंडरग्राउंड माइंस होती है, भूमिगत खाने, उन भूमिगत खानों की अगर छत बहुत पतली बसती है, इतना ज्यादा खोद देते हैं कि केवल छत जो है वो बहुत पतली बसती है, और जब वो पतली सी छत बसती है तो कुछ समय बाद वो छत जो है वो ढह जाती है अचानक से। तो जितने बड़े एरिया में वो अंडरग्राउंड माइन थी, उसकी ऊपर वाली अगर छत या ऊपर वाला सतह का पतला सा भाग एक साथ ढह जाए और धस जाए नीचे की तरफ, तो आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है, बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कंपन होता है और भूकंप आता है आसपास के क्षेत्रों में। तो खनन के कारण भूकंप आता है, सामान्य खनन की वजह से नहीं। अत्यधिक खनन जब होता है, एक्स्ट्रा या ओवर माइनिंग जब की जाती है, तो उसकी वजह से भूमिगत खानों की, भूमिगत खान जो होती है उसकी छत ढह जाती है, अंडरग्राउंड माइंस की जो रूफ होती है वो कोलैप्स कर जाती है, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। प्लस तीसरा जो मानवजन्य कारण है वो है विस्फोट। विस्फोट में हम यहाँ नॉर्मल विस्फोट की बात नहीं कर रहे, हम बहुत हाई इंटेंसिटी की, बहुत ज्यादा तीव्रता के विस्फोट की बात कर रहे हैं। जब बहुत तेज न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा एक्सप्लोजन अगर कहीं पे होता है तो उसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है और भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा एटॉमिक बॉम्ब्स या कोई रासायनिक क्रियाओं की वजह से, केमिकल रिएक्शंस वगैरह की वजह से, या किसी केमिकल फैक्ट्री में एकदम से कुछ हादसा हो जाए, उसकी वजह से जो ब्लास्ट होता है एकदम से, उसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में वाइब्रेशन फील हो सकती है। अब जैसा आपने दिवाली पे देखा होगा, सूतली बॉम्ब या कोई थोड़ा बड़ा बॉम्ब अगर चलाते हैं तो उसमें अगर हम पास में किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो हमें वाइब्रेशन फील होता है। इवन खिड़कियां जो है हमारे कमरों की, वो खिड़कियों में भी थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है या आवाज आती है। तो इस तरह से अगर बहुत ज्यादा विस्फोट होता है तेज, तो उसकी वजह से भूकंप आने की संभावना थोड़ी बहुत रहती है। अब प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक एक करके हम देखते हैं प्राकृतिक कारणों को।
नेचुरल फैक्टर्स में सबसे पहला और सिंपल कारक है टेक्टोनिक एक्टिविटीज या विवर्तनिक गतिविधियां या प्लेट विवर्तनिक गतिविधियां। तो देखिए प्लेट्स आपस में या तो आकर टकराती हैं, या प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर चलती, पैरेलल खिसकती। चाहे अभिसारी प्लेट किनारे हो, चाहे अपसारी हो, चाहे संरक्षित हो। ये अपसारी है ये वाला, और ये संरक्षित। इंग्लिश में अगर देखें तो ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये डाइवर्जिंग है, और ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं जिनको हम कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं। प्लेट किनारा चाहे कोई भी हो, जब भी कभी प्लेट्स मूव करेंगी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से दूर या समानांतर, इतना बड़ा लैंडमास अगर गति करेगा तो वाइब्रेशन तो होगा ही। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी टेबल के ऊपर, सपोज डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, कोई भी कांच की चीज या कुछ, और आप सोचे कि मैं डाइनिंग टेबल को खिसका लेता हूँ धीरे से। आप कितना भी धीरे से खिसकाइए डाइनिंग टेबल को, उसमें जो भी ग्लास वगैरह या जो भी चीज रखी हुई है उसमें हल्का सा वाइब्रेशन तो होगा ही। तो प्लेट्स जब मूव करती हैं तो भूकंप तो आता ही है, डेफिनेटली आता है, श्योर है ये। पर भूकंप की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड, वो ज्यादा होता है अभिसारी प्लेट किनारों पर। तो सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर, क्योंकि यहाँ प्लेटें टकरा रही हैं आपस में, एकदम से इनकी भिड़ंत हो रही है या टकरा रही है, इसलिए ज्यादा भूकंप आते हैं। और फिर अपसारी, डाइवर्जिंग और संरक्षित या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज जो है, उनमें भूकंप की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। तो भूकंप आते सब प्लेट किनारों पर हैं, पर सबसे ज्यादा तीव्रता वाले या सबसे ज्यादा परिमाण वाले भूकंप आते हैं अभिसारी प्लेट किनारों पर, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर। दूसरा जो रीजन है, ज्वालामुखी गतिविधियां। जैसे अभी हमने ज्वालामुखी चैप्टर किया ही था, ज्वालामुखी के कारण में हमने भूकंप देखा था, वैसे ही भूकंप के कारण में आप ज्वालामुखी देखेंगे, आपस में एक दूसरे के रीजंस में ये दोनों ही आते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण भूकंप आना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्वालामुखी में एकदम से विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, एकदम से चीजें बाहर निकलती है, उसकी वजह से पृथ्वी में कंपन होता है और भूकंप ज्यादा आते हैं। इसीलिए प्रशांत महासागरीय अग्निवलय वाला जो क्षेत्र है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहां अर्थक्वेक भी ज्यादा आते हैं, वहां वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी उद्भव भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए भ्रंश निर्माण, फॉल्ट फॉर्मेशन, ये अभी मैंने आपको समझाया था फॉल्ट फॉर्मेशन। देखिए कोई एक भूभाग है, उसमें अगर विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो फिर कुछ समय तक दोनों इन लैंडमास के बीच में, इस भाग और इस भाग के बीच में ऊर्जा संग्रहित होगी, स्टोर होगी, और ये स्टोर्ड एनर्जी एकदम से जैसे ही भ्रंश बनेगी या इन दोनों के बीच में क्रैक डेवलप होगा, उस टाइम ये स्टोर्ड एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा मुक्त होगी, और चारों दिशाओं में मुक्त होने के बाद तरंगों के रूप में फैल जाएगी एनर्जी, और यही क्या लेकर आएगी, भूकंप लेकर आएगी। तो जब भी कभी ऐसी फॉल्ट बनती है या भ्रंश बनती है, किसी लैंडमास का ब्रेकिंग होती है, बहुत बड़े भूभाग के टुकड़े अगर टूटते हैं, तो आसपास के क्षेत्र में भूकंप आता ही है। फिर है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है, ये प्रोफेसर रीड ने दी थी, प्रोफेसर रीड। अब प्रोफेसर रीड का ये मानना था, अच्छा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आने से पहले, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आने से पहले इस थ्योरी को काफी ज्यादा माना जाता था। हालांकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आने के बाद इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है, रेलेवेंस कम हो गया है, बट फिर भी प्रोफेसर रीड जो है, उनका ये मानना था कि चट्टाने जो होती हैं वो इलास्टिसिटी होती है रॉक्स के अंदर, उनमें भी खींचने की एक क्षमता होती है, और एक क्षमता तक जब किसी रॉक के ऊपर फोर्स लगता है, बल लगता है, तो वो अपनी एक क्षमता तक तो खींचती है, उसके बाद जब वो और ज्यादा नहीं खींच सकती तो वो टूट जाती है, और टूटने के बाद वापस वो अपना आकार ग्रहण करती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। अब ये क्या हुआ, तो देखिए ये सिंपल सा समझिए, ये मान लीजिए एक लैंडमास है, एक भूभाग है, और इस भूभाग में इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरफ बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है इंटरनली, पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस हिस्से के ऊपर इस साइड फोर्स लग रहा है, और इस वाले हिस्से पर इस साइड, अब दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो ये चट्टाने जो है, फोर्स स्टार्ट होते हैं या बल लगना शुरू होते हैं, एकदम से टूट नहीं जाती, अलग नहीं हो जाती,
ये क्या करती हैं, थोड़ी देर तक रेजिस्ट करती हैं, जितना खींच सकती हैं उतना खींचती हैं। तो जब फोर्स लगता है इनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका शेप बिगड़ जाता है। और शेप कैसे बिगड़ जाता है, ये ऊपर वाली जो रॉक है ये थोड़ा उधर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स उस साइड लग रहा है, तो वो उस साइड निकल गई। और जो नीचे वाली जो रॉक है वो इस साइड फोर्स लगने की वजह से इस साइड मुड़ गई। तो अब जो है ये इस साइड और इस साइड फोर्स लग रहा है दोनों का के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, इसलिए इनका शेप बिगड़कर ऐसा हो चुका है। ये इस तरफ खींच रही है, नीचे वाली इस तरफ खींच रही है, इसलिए इनका शेप बिगड़ चुका है। रॉक्स जो है वो डीफॉर्म हो चुकी हैं, विकृत हो चुकी हैं, विकृत हो चुकी। अब क्या होगा, अब ज्यादा देर तक ये खींच नहीं पाएंगी, एक सीमा तक खींचेंगी, उसके बाद टूटकर अलग हो जाएंगी। जैसे ही ये टूटकर अलग हुई, ये हिस्सा मान लीजिए टूटा, ये हिस्सा टूटा ऊपर वाला, और नीचे वाला हिस्सा भी टूटा। इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा था, इस पे फोर्स इस तरफ। टूटते ही क्या होगा, ये जो इनका बिगड़ा हुआ शेप है ये इनका ओरिजिनल शेप नहीं है, ये खिंची हुई है। और एकदम से जैसे ही फोर्स खत्म होगा, ये टूटकर अलग होंगी, तो वापस ये अपना नॉर्मल शेप जो है वो झटके से ग्रहण करेगी। जैसे ऊपर वाली चट्टान उस तरफ खिंची हुई है, तो एकदम से झटके के साथ वो अपना ओरिजिनल शेप लेंगी। ओरिजिनल शेप कैसा था, ऐसा। तो झटके के साथ टूटने के बाद ये अपना आकार वापस पुनः ग्रहण करती है, और इस पुनः ग्रहण करने पर उनका आकार इस तरह से नॉर्मल जो इनका ओरिजिनल शेप था वो ले लेती है, ओरिजिनल शेप। तो जब ये टूटने के बाद ओरिजिनल शेप में आती है, वास्तविक आकार में आती है, तो ये झटके के साथ वास्तविक आकार में आती है, जिसकी वजह से आते हैं भूकंप। ऐसा इनका प्रोफेसर रीड का मानना था। इसको अब हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रबर बैंड है, चोटी में जो लगाते हैं मिठाई के डब्बे पे जो होता है वो रबर बैंड। रबर बैंड काटा हुआ है, उसके दो कॉर्नर्स जो हैं वो आपने होल्ड कर रखे हैं, पकड़े हुए हैं। उन दो कॉर्नर्स को पकड़ के जब आप रबर बैंड को खींचते हैं, एक लिमिट तक आप खींचते हैं, उसके बाद उसकी खींचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो रबर बैंड बीच में से टूट जाता है। और जैसे ही ये रबर बैंड जिसको आपने खींचा ये बीच में से टूटा, टूटते ही क्या होगा, इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो एकदम से हमारे अंगूठे पे आकर वापस लगेगा, जोर से लगेगा, चोट आ जाती है जिसकी वजह से। तो रबर बैंड खींचने के बाद जब टूटा, टूटते ही उसने अपनी खिंची हुई अवस्था को छोड़ दिया, क्योंकि खिंची हुई अवस्था उसकी ओरिजिनल शेप नहीं है। उसका ओरिजिनल शेप क्या है, बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में रहना। इसीलिए रबर बैंड जैसे ही टूटा, टूटने के बाद उसने अपना वास्तविक आकार ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर अब फोर्स नहीं लग रही थी। और जब वो झटके से अपना वास्तविक आकार ग्रहण करता है रबर बैंड, तो उसकी वजह से हमें लगती है चोट। वैसे ही प्रोफेसर रीड का ये कहना है कि जब चट्टानों के ऊपर बल लगता है, वो खिंचती हैं किसी दिशा में, तो वो खिंचने के कारण उनके आकार में विकृति आ जाती है, डिफॉर्म हो जाता है उनका शेप। और जैसे ही वो झटके के साथ टूटती हैं, टूटकर अलग होती हैं, तब उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो अपने डिफॉर्म शेप को सडनली झटके के साथ वापस ग्रहण करती है, अपने ओरिजिनल शेप को ग्रहण करती है। और जब वो वास्तविक आकार को ग्रहण करती है झटके के साथ, उस झटके के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ऐसा प्रोफेसर रीड का मानना है। तो ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 2 नंबर में और 5 नंबर में। तो जब भी आए तो आपको ये डायग्राम बनाना है और रीड की थ्योरी को समझाना भी है। तो ये हो गई प्रोफेसर रीड की थ्योरी। फिर है समस्थितिक समायोजन, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, स्तंभ स्थिति का मतलब है पृथ्वी अपने ऊंचे और नीचे स्थानों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखती है, संतुलन बनाकर रखती है। और कई बार क्या होता है, ये संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए गहरे ऊंचे महाद्वीपीय क्षेत्र में जो ऊंचे पर्वत हैं, उन पर्वतों की चट्टानें ऊंची हैं पर उनका वजन कम है, जबकि गहरे महासागरों की जो चट्टानें हैं वो गहरी हैं पर उनका वजन ज्यादा है और घनत्व ज्यादा है। तो ये ऊंची चट्टानें हल्के वजन की है, जितनी ऊंची है उतने हल्के और वजन की और उतने कम घनत्व की, जितनी गहरी है उतने ज्यादा वजन की और उतनी ज्यादा डेंसिटी की है। अब होता क्या है, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से यहाँ से कुछ चट्टान का टुकड़ा टूटा, वो नीचे गया जल के साथ, और जल के साथ जाकर और महासागर में जब ये पानी गिरा, तो ओशनिक रीजन में जो ट्रेंचेस होती है, गहरे महासागर होते हैं, वहां सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब इस रॉक के या इस ऊंची चट्टान के या ऊंचे पर्वत के जो अवसाद थे
वो सागर में पहुंच चुके हैं। अब ये जो सागर का जो तल है, ओशनिक जो बेड है नीचे, वो काफी ज्यादा भारी हो चुका है। इसीलिए भारी होने के कारण उसको और नीचे की तरफ धंसना पड़ता है ताकि उस वजन को वो होल्ड कर सके, ग्रहण कर सके। तो अब जो है ये हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ धंसेगा और ये हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा पर्वत, क्योंकि अगर इसका वजन और कम हो चुका है तो इसकी हाइट और बढ़नी चाहिए। तो जब भी कभी पृथ्वी की समस्थिति बिगड़ती है, मतलब ऊंचे और नीचे स्थानों के बीच में बैलेंस बिगड़ता है इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से, तो पृथ्वी रचनात्मक गतिविधियां करती है या संरचनात्मक गतिविधियां करती है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करती है, जिसमें किसी लैंडमास को ऊपर उठाती है, किसी लैंडमास को वो नीचे की तरफ धकेलती है। तो कुछ हिस्से नीचे धस जाते हैं, कुछ हिस्सों का उत्थान होता है या राइजिंग होती है। तो ये जब उत्थान और नीचे की तरफ धंसने वाली क्रिया हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, क्योंकि कोई भी हिस्सा धसेगा तब भी कंपन होगा, कोई हिस्सा ऊपर उठेगा पृथ्वी का तो भी कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। तो इस तरह से भूकंप आते हैं समस्थितिक समायोजन के दौरान, क्योंकि उस दौरान रचनात्मक गतिविधियां होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं। तो ऐसे जो भूकंप आते हैं या होते हैं, जो समस्थिति के कारण आते हैं या समस्थितिक समायोजन के कारण आते हैं, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के कारण जो अर्थक्वेक्स आते हैं, वो ज्यादातर माउंटेन रीजन में आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पे राइजिंग होती है, उत्थान होता है पर्वतों का, इसलिए ज्यादातर आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स या तो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं या तटवर्ती क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में ही सेडिमेंट्स आकर और ओशनिक रीजन में गिरते हैं। इसलिए कोस्टल रीजन और माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वहां पर आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं, समस्थितिक भूकंप ज्यादा आते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है भूपटल का संकुचन, कंप्रेशन ऑफ अर्थ। कुछ वैज्ञानिक का ये मानना है कि पृथ्वी जब से बनी है तब से लेकर आज तक, शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी और गर्म पृथ्वी जो है निरंतर धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा ठंडी हो रही है जब से बनी है तब से लेकर आज तक। और जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, उसकी वजह से कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो वो कंप्रेस होती है, उसमें संकुचन होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो उसमें भी धीरे धीरे संकुचन हो रहा है और कंटिन्यूअसली हो रहा है, पर ये संकुचन या कंप्रेशन बहुत स्लो रेट से हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है, इसीलिए ये संकुचन कभी फील नहीं होता, ये महसूस नहीं होता। पर कई बार किसी भी कारण से पृथ्वी के अंदर से जब ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है बाहर, तो उस समय अचानक से कंप्रेशन होता है, हीट ज्यादा रिलीज हो गई, पृथ्वी जितनी ठंडी हो रही है, जिस दर से ठंडी हो रही है, वो ठंडे होने की रेट अगर थोड़ा सा बढ़ गई है, ज्यादा ठंडी हो गई अचानक, तो उसकी वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है, ये संकुचन की जो क्रिया है जो धीरे धीरे हो रही है, ये एकदम से तेज झटके के साथ होती है। झटके के साथ जब संकुचन होता है तो उसकी वजह से भूमि में कंपन होता है और भूकंप आते हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही है, निरंतर संकुचन हो रहा है, पर अगर ये ठंडे होने की प्रक्रिया कभी तेज हो जाए किसी कारण से और उसकी वजह से जब अचानक संकुचन होगा, अचानक कंप्रेशन होगा, तो हिल जाएगी पृथ्वी और भूकंप आएंगे। तो भूपटल का संकुचन भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब देखिए, मानव जनित कारक हमने देखे ही थे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में, डैम कंस्ट्रक्शन, उसमें रिजर्वर जो है बांध, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है मेनली, खनन माइनिंग, विस्फोट एक्सप्लोजन, और ये जो है हमने भूकंप की बेसिक चीजें अभी देखी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में भूकंप के जो प्रकार हैं, टाइप्स, उनके बारे में, और टाइप्स के साथ साथ हम देखेंगे कि प्रभाव, वितरण क्या है और प्रभाव क्या है भूकंप के। भूकंप को हमें भारत के आधार पर भी देखना है वितरण, वैश्विक वितरण के साथ साथ इंडिया का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्योंकि इंडिया में अर्थक्वेक जोन्स हमें देखने को मिलते हैं ओवरऑल वर्ल्ड के साथ साथ, जबकि ज्वालामुखी में हमने अलग से नहीं देखा था, क्योंकि इंडिया में कोई ज्वालामुखी हमें अलग से देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।